हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आंसर राइटिंग सेशन में। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए है कि 2023 से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शनल हट जाएगा। देखिए, आयोग को ऑप्शनल हटाना ही है, बट 0.1% ये भी चांस है कि आयोग 2024 से अपना ऑप्शनल हटाए। ठीक है, लेकिन 99.9% संभावना 2023 से ही है कि ऑप्शनल हट जाए। ये कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा? ये आयोग की साइड से ही हमें मिलेगा। लेकिन इस डिलेमा में आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि इधर का टाइम गया और उधर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर ये समझ लीजिए कि मेंस की प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी आप जीएस के चारों पेपर को तैयार कीजिए, और अगर ऑप्शनल नहीं हटा तो जीएस की तैयारी आपकी रहेगी ही, आप उस समय ऑप्शनल तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद यही है कि आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न, जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जो कि जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है। तो प्रश्न है, हाल ही के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणी और अपसरणी होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में अभिसरण और अपसरण की मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। फ्रेंड्स, उत्तर लिखने से पहले मैं आपको कुछ सिद्धांत बताना चाहूँगी, जो उत्तर लिखने के क्रम में हम सीधे से ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे कि यूके की न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाती है, जबकि भारत में यथोचित विधि प्रक्रिया मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिद्धांत को ज़्यादा जोर दिया जाता है अपनाने में। या ब्रिटिश न्यायपालिका सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, भारत नैसर्गिक विधि सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो वहाँ तो सीधे हम नाम लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे उत्तर लिखने के क्रम में। लेकिन मैं पहले ही आपको ये बताना चाहूँगी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया क्या है, या कानून बनाने की सकारात्मक विधि सिद्धांत क्या है, नैसर्गिक विधि सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन उत्तर लिखने में हम सीधे इसको इस्तेमाल करते हुए अपना आगे उत्तर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्यांश या सिद्धांत ये है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या है? ये उस प्रक्रिया से संबंधित है जो किसी देश की संसद या विधानमंडल द्वारा कानून को बनाते वक्त अपनाई जाती है। ठीक है, कि किस प्रक्रिया के द्वारा कानून बना है। ठीक, ये संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाती है। कैसे? कि जब संसद, किसी देश की संसद या विधानमंडल किन किन प्रक्रिया को इस्तेमाल करके कानून को बनाई है, ठीक है, न्यायपालिका सिर्फ उस प्रक्रिया को चेक करेगा कि वो प्रक्रिया सही है कि गलत है। ठीक है, वो कानून जो बन के आएगा वो नागरिकों के मूल अधिकार को इफेक्ट कर रहा है, उसके जो है जीवन के अधिकार को इफेक्ट कर रहा है, उसको वो नहीं चेक कर सकती। सिर्फ उस प्रक्रिया को न्यायालय चेक करेगी, वो प्रक्रिया सही थी या नहीं। ठीक है, ये सिद्धांत कहाँ काम करता है? यूके में। यूके की न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, वो इससे क्या होगा कि संसद ज़्यादा पावरफुल बनेगा, न्यायपालिका की जो ताकत है वो कम है, क्योंकि न्यायपालिका वो जो कानून बनेगा ना उसको चेक नहीं कर सकती। वो कानून जो भी बने, उस कानून की प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो सही थी कि नहीं थी, बस इतना ही न्यायालय चेक कर पाता है। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हुई। आप इसको एक तरीके से सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जब आप घर में जब कुकिंग होती है, ठीक है, आप भी कुकिंग करते होंगे, तो कुकिंग होती है तो उसमें हमने ऑयल डाला, प्याज को डाला, उसके बाद सब्जी डाला, कुछ भी बनाया। ठीक है, बनाने की जो प्रोसेस है वो सही थी कि नहीं, ये हमने देख लिया। ये हमारा न्यायालय चेक कर लेगा कि बनाने की प्रोसेस जो प्रक्रिया थी वो सही थी कि नहीं। ठीक है, बनने के बाद वो खाने लायक बना या नहीं बना, उसको अपने गेस्ट को हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, इस ये नहीं चेक करेगा न्यायालय। ठीक है, बस बनाने की प्रोसेस चेक कर लेगा कि प्रोसेस सही थी। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो यथोचित विधि प्रक्रिया सिद्धांत पे हमारे यहाँ काम होता है, उसमें बनाने की प्रोसेस तो चेक होगा ही होगा, बनने के बाद वो सर्व करने लायक है, हमारे नागरिकों के हित के लिए वो कानून है कि नहीं है। अगर वो चीज़ हमारे नागरिकों के लिए सही नहीं है तो वो न्यायालय उसको रद्द कर देगा। ठीक है, उसको अवैध घोषित कर देगा। तो हमारे यहाँ की न्यायपालिका ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको यथोचित विधि प्रक्रिया सिद्धांत पे वो काम करता है। ठीक है, और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो सिर्फ प्रोसेस को चेक करता है, कानून की बनने की प्रोसेस को चेक करता है, वो यूके में काम करता है। ठीक है, ये यूके में इस सिद्धांत पर यूके की न्यायपालिका काम करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे यहाँ, हमारे देश में इस सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता है। इसमें क्या किया जाता है कि जब न्यायालय कानून की समीक्षा करती है तो वो कानून बनाने की प्रक्रिया को तो चेक करती है, उसके साथ साथ कानून के विचार यानी सब्सटेंस की भी समीक्षा करती है। ये मतलब कानून बनने की प्रक्रिया सही है, ठीक है, कानून बन गया, अब वो कानून नागरिकों के लिए कितना सही है उस चीज़ को भी चेक करेगी ये। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत न्यायालय चेक करती है, क्योंकि कानून की आत्मा, उसके उद्देश्य, यथार्थता की परख करती है। इसमें क्या है, न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है ये सिद्धांत। ठीक है, जैसे आपको पता है कि संसद कानून बनाती है, ठीक है, और न्यायालय जब उसकी समीक्षा करता है कानून की, तो प्रक्रिया चेक कर लेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही थी कि नहीं। उसके बाद वो ये भी देखेगा कि नागरिकों का कहीं मूल अधिकार तो नहीं इफेक्ट हो रहा है, या नागरिकों के अधिकार पे कोई संकट तो नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जुडिशियल रिव्यू
इसीलिए आया था। जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया था। आपको इतिहास तो पता है कि कोई एक वर्ग कोई नियम कानून बनाता था और सभी वर्गों पे लागू होता था, वो उनके हित में है या नहीं है, जनता के हित में, इसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। तो जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा और ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ हमारे संविधान में डाली, और अभी तक का अनुभव सिद्ध करता है कि उनका ये दृष्टिकोण उचित ही था। ठीक है, तो अगला हम सिद्धांत देखेंगे। तीसरा सिद्धांत है सकारात्मक विधि, यानी पॉजिटिव लॉ। ये ब्रिटेन में इस सिद्धांत पे काम करता है इनकी न्यायपालिका। उसमें ये बताया जाता है कि एक निश्चित समूह द्वारा जो कानून बना दिया गया वही सकारात्मक विधि है, वही पॉजिटिव लॉ है। ठीक है, अब निश्चित समूह जैसे लोकतंत्र में आप संसद को देख सकते हैं, संसद के द्वारा बनाया गया कानून सकारात्मक विधि है, उसको अच्छा कानून माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ संसद की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि संसद ने जो कानून बनाया है, न्यायपालिका उसको रद्द नहीं कर सकता। न्यायपालिका की शक्ति इस विधि के तहत कम हो जाती है, क्योंकि न्यायपालिका बहुत करेगी तो उस प्रक्रिया को चेक करेगी कि कानून बनाने की प्रक्रिया इनकी सही थी, कानून सही था कि नहीं सही था, इस पर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ न्यायपालिका की शक्ति कम होती है और संसद की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला सिद्धांत देखते हैं। चौथा सिद्धांत है प्राकृतिक विधि सिद्धांत। नेचुरल लॉ इसको कहते हैं, या नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। ये कानून वो होते हैं जो स्वयं प्रकृति ने निर्मित किए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे आप ये मान लीजिए कि संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रकृति द्वारा बनाए गए कानूनों या नागरिकों के मूल अधिकारों के खिलाफ होता है, तो न्यायालय उसे निरस्त कर देता है। इस सिद्धांत पर इंडिया और यूएसए दोनों लोग इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस इंडिया और यूएसए की न्यायपालिका इसको फॉलो करती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए संसद कहती है कि व्यक्ति के सांस लेने के अधिकार को सीमित किया जाता है आज से। ठीक है, कोई कानून बना देती है, तो जो है उस कानून को न्यायालय निरस्त कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जो प्रकृति है वो सभी प्राणियों को सांस लेने की शक्ति भी देता है और उसके लिए सुविधा भी प्रदान करता है वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाकर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो जाएगा, तो न्यायालय इसको निरस्त कर देगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि समय केंद्र में क्या है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है, वो एक दिन बैठते हैं और बोलते हैं कि हम अपने कार्यकाल को स्थायी बना देते हैं। ठीक, अब आज से यही सरकार जो है हमेशा काम करेगी, तो सर्वोच्च न्यायालय इसको अवैध घोषित कर देगा, क्योंकि नागरिकों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार के खिलाफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसी सिद्धांत के आधार पर संसद द्वारा जो निर्मित विधियां हैं, कानून है, उसका न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं। ठीक है, चारों सिद्धांतों को अच्छे से समझने के बाद अब हम अपने उत्तर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा संविधान बना है या आधुनिक न्यायिक प्रणाली का उदय वो ब्रिटिश शासन के दौरान ही हुआ था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ तो उसमें हमारे देश जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें बहुत सी चीज़ें ब्रिटिश शासन से लिया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभिसरण होगा, मतलब एक समानता होगी। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने नवाचार के लिए यूएसए से, कनाडा से भी कुछ न्यायिक विशेषताओं को शामिल किया है। जब यूएसए और कनाडा की चीज़ आ गई तो इसमें अपसरण मतलब अलगाव भी कुछ दिखेगा। तो कुछ बिंदुओं पर समानता रहेगी यानी अभिसरण, और कुछ बिंदुओं पर अलगाव दिखेगा, अलग न्यायिक व्यवस्था दिखेगी यानी अपसरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की आधुनिक न्यायिक प्रणाली का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों की न्यायिक व्यवस्था का कई बिंदुओं पर अभिसरण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, और कहाँ से लिया? कनाडा से।
किया गया। अब हम इसमें अभिसरण के कुछ बिंदु लिखेंगे और उसके बाद अपसरण के बिंदु लिखेंगे और 2-3 लाइन में इसको निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त करेंगे। तो जो अब अभिसरण करते हैं भारत और यूके के न्यायिक प्रणाली, हम उसको देखेंगे पॉइंट वाइज। भारत और यूके दोनों में न्यायिक स्वतंत्रता विद्यमान है, जिसके तहत उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। जैसे महाभियोग चलता है ना, तो कहाँ चलता है? संसद में ना। तो ये दोनों जगह कॉमन है। भारत और विधि के शासन के अनुसार न्यायपालिका कार्य करती है। भारत और यूके में विधि के शासन के अनुसार, जैसा हमारा संविधान है उसी हिसाब से हमारी न्यायपालिका कार्य करती है। दोनों देशों में सामान्य कानून प्रणाली का अनुसरण होता है, ठीक है। अर्थात न्यायाधीशों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के निर्णयों को एक मिसाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा, दोनों देशों में निम्नतर न्यायपालिका के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। हम हाई कोर्ट में केस हारते हैं या कोई चीज़ होता है तो हम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, उसके विरुद्ध। तो ये हमारा अभिसरण का हो गया। अब हम अपसरण के पॉइंट को लिखेंगे। भारत और यूके की न्यायिक प्रणाली में निम्नलिखित बिंदुओं पर अपसरण देखा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपसरण कहाँ कहाँ इनमें अलगाव है। तो भारत की तुलना में यूके में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कमजोर है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबका अलग अलग काम है। लेकिन यहाँ लॉर्ड सभा के जो 12 विधि लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड सभा यानी वहाँ का राज्यसभा, कॉमन सभा होता है लोकसभा, लॉर्ड सभा मतलब राज्यसभा, ठीक है। तो लॉर्ड सभा के 12 विधि लॉर्ड्स शामिल होते हैं। इनकी भूमिका लॉर्ड सभा के इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायाधिकरण और अंतिम अपील न्यायालय के रूप में काम करने पर महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि राज्यसभा के 12 सदस्य न्यायपालिका में भी काम करेंगे, ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण प्रॉपर नहीं हुआ। जो राज्यसभा के मेंबर जिस तरीके से वो 12 सदस्य हैं वो न्यायालय में काम करेंगे, वो उस तरीके से वो डोमिनेट करेंगे वहाँ, ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है। यूके की न्यायपालिका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताया कि न्यायपालिका क्या करेगी कि संसद को चेक करेगी उसने प्रक्रिया सही की है कि नहीं कानून बनाने की। कानून कैसे बना है उससे मतलब नहीं है, उसने प्रक्रिया सही की है कि नहीं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है यूके की न्यायपालिका, ठीक है। जबकि भारत में यथोचित विधि प्रक्रिया को भी अपनाया गया है। इस प्रकार भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति विस्तृत है, यानी प्रक्रिया भी चेक करेगी और कानून भी चेक करेगी, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, ब्रिटिश न्यायपालिका सकारात्मक विधि के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। सकारात्मक विधि बताया मैंने कि कुछ लोग बैठ के जैसे संसद में उन्होंने विधि बना दी, ठीक है, उसके अनुसार कार्य करती है। उसे नैसर्गिक विधि के सिद्धांत के अनुसार संसद की शक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है कि संसद ने बनाया कानून और न्यायपालिका उसको खारिज कर सके, ऐसा वहाँ नहीं है ब्रिटिश न्यायालय में। हमारे यहाँ नैसर्गिक न्याय विधि होती है कि संसद ने बनाया और न्यायपालिका उसको चेक करेगी, अगर वो सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको अवैध घोषित कर देगी, निरस्त कर देगी, ठीक है। जबकि भारत में न्यायपालिका की ऐसी कोई सीमा आरोपित नहीं होती, ठीक है। फिर अगला, भारत में न्यायिक तंत्र एकल और एकीकृत है। जैसे हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ये नहीं है कि हर राज्य का अलग अलग कोर्ट है और उसके ऊपर कुछ नहीं। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपील करिए सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। जबकि यूके, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड की पृथक न्यायिक प्रणाली है। अब हम 3-4 लाइन में इसके निष्कर्ष को लिख के उत्तर समाप्त करेंगे। निष्कर्ष में भारतीय न्यायिक व्यवस्था, 1 सेकेंड, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में भारत शासन अधिनियम 1935 से कई व्यवस्थाओं को यथावत अपना लिया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 किसका था? ब्रिटिश से लिया गया था ना, ब्रिटिश समय ब्रिटिश का शासन था जब ये अधिनियम आया था। तो उससे बहुत सी चीज़ें हमारे संविधान में यथावत जैसा है वैसा ही उठा के ले लिया गया है, ठीक है। जिसके कारण दोनों देशों में न्यायिक प्रणाली अभिसरित होती है, मिलती है, ठीक है। किंतु भारत में यूके की तरह संसदीय सर्वोच्चता की अपेक्षा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और यूके में संसदीय सर्वोच्चता है, ठीक है, जो भारतीय न्यायपालिका प्रणाली को यूके से अपसरित करके शक्तिशाली बनाता है, ठीक है। हमारी जो न्यायपालिका है वो ज़्यादा स्ट्रांग बनती है उसकी वजह से, ठीक है। इस तरीके से हमारा उत्तर समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।